केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी किसी केमिकल रिएक्शन के हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करते हैं, राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है नियरली डबल हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है। तो चलिए इसी चीज को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका गुड एक्सप्लेनेशन सबसे पहले जो दिया गया था वो किसके थ्रू, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के जरिए मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करूंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक्चुअली होता है था क्या कि ये रेशियो होता था, ये रिएक्शन रेट का कांस्टेंट है टी टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर जैसे ही इसके लिए मैंने इंक्रीज किया तब इसका जो n का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस ग्राफ के जरिए जिसको मैक्सवेल ने समझाया हम लोगों को किस चीज के बारे में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। हम देखेंगे यहाँ कि कैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हम राइज करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो चलिए इस ग्राफ को हम समझते हैं। इसपे मैक्सवेल ने क्या किया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पे क्या बाई एक्सिस पे और काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी को जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी कोलाइडिंग टेंडेंसी जो मॉलिक्यूल्स का है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो चीज का होना काफी जरूरी है। फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट होना चाहिए कि सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू के लमसम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो कॉलिजन होगा वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखिए कि केमिकल रिएक्शन के लिए आप यहाँ देखिए कि कोई कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है तो सफिशिएंट एनर्जी होगा तभी जाकर के ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करेगा और आफ्टर कोलिजन ये प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए इस पे देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है और क्या है। तो देखिए जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं और ये हम देख रहे हैं कब, जब टेम्परेचर हमारे पास T डिग्री सेंटीग्रेड है तब। ऐसे सिचुएशन में आप देखिए कि मैक्सिमम प्रोबेबल जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू मिला है, पिक तो यही है, तो जहां पिक रहेगा वही वैल्यू मिलेगा। तो इस पिक पे देखिए ये आपको मिला काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये कब, जब टेम्परेचर था T डिग्री सेंटीग्रेड था तब। तो वैसे सिचुएशन में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके पास कोलाइड करने का थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा एनर्जी था उसका हम यहाँ इस एरिया में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये आपको यहाँ से मिलना शुरू हुआ तो A B C D ऐसे मान लेते हैं, A B C D, और इस एरिया का जो हम ऐसे सेट करेंगे तो आप देखिए इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसके पास जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, सफिशिएंट है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो यही एरिया आपको बता रहा है एट टेम्परेचर T। ये एरिया जो ABCD मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज का, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। और ग्रेटर देन जब थ्रेशोल्ड वैल्यू एनर्जी होगा तभी प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया आपके पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में आप देखिए इसका पीक यहाँ मिलेगा, ये कब, जब एट T डिग्री प्लस 10 डिग्री और इसमें हम ऐड कर देते हैं तब। तो वैसे सिचुएशन में देखिए इसका मोस्ट प्रोबेबल जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है बढ़ गया। इसका तो यहाँ से इतना ही दूर तक था, लेकिन इस सिचुएशन में जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड और राइज किए तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ मिला। फिर देखिए फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स का एरिया नियरली क्या हो गया, डबल हो गया। अब इसके लिए देखिए ये और बढ़ करके यहाँ पहुंच गया C D, इसको E एंड F मान लेते हैं। तो देखिए ये एरिया आपको नियरली क्या हो गया, इससे पहले जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था इससे नियरली इसका क्या हो गया, डबल हो गया। इसमें जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को और बढ़ाए तो ये पूरा का पूरा एरिया ये कवर करने लगा किस चीज के लिए, T डिग्री प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो पहले का सिचुएशन हमारे पास केवल इतना ही था, इतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास
काइनेटिक एनर्जी जो था वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या था, ज्यादा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को 10 डिग्री प्लस 10 किए तब उसके लिए ग्राफ का जो एरिया आ गया इतना आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम हर चीज को यहाँ पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है कि एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा एरिया ABEF इज नियरली डबल देन एरिया ABCD। तो इससे पता चला क्या कि जैसे ही टेम्परेचर हम 10 डिग्री को राइज करते हैं 10 से, तो वैसे ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया था किसने, मैक्सवेल ने। तो आपके एग्जाम में यदि आ जाए कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बारे में लिखे, तो आपको इस ग्राफ को लिखना पड़ेगा। और ये जो ग्राफ है आपको NCERT से लिया गया है, ठीक है। और आगे देखिए, जो एक डिफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन with increase in temperature is mainly due to the increase in the number of effective collision। और जब तक इफेक्टिव कॉलिजन ना हो तब तक ये प्रोडक्ट बनने का कोई चांस नहीं है। इफेक्टिव कॉलिजन कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, यहाँ कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है और यहाँ कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ है और यहाँ है। मान लीजिए कि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन ये सफिशिएंट एनर्जी से ऐसे निकल जाता है, यहाँ से ऐसे निकल गया, कॉलिजन होगा क्या, नहीं होगा कॉलिजन, क्योंकि ये तो ऐसे और इधर निकल गया। इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हुआ, सफिशिएंट एनर्जी था, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर वाले केस में देखिए, सफिशिएंट एनर्जी मान लिया जाए कि है, साथ साथ में दोनों सामने सामने आकर के टक्कर मार रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे आप एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेन एक ही पटरी पे आ जाए सामने सामने और काफी स्पीड से आए और कोलाइड करे, देखिएगा बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। आप कल के न्यूज पेपर में आप देख लीजिएगा कि क्या सिचुएशन रहेगा, लिखा रहेगा ढेर सारे प्रोडक्ट बने। लेकिन वही ट्रेन यदि दूर से देखेगा ड्राइवर एक दूसरे को, तो लगेगा कि सामने सामने कोलाइड कर रहा है, लेकिन दूर दूर में रहेगा और बगल से निकल जाए, तो सफिशिएंट एनर्जी तो था, लेकिन कॉलिजन नहीं हुआ। तो कॉलिजन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप इसी से समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो चीज का होना काफी जरूरी है। कौन कौन सा चीज, फर्स्ट है क्या, सफिशिएंट एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, एंड सेकंड थिंग इज द कॉलिजन इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। क्लियर। अब देखिए, द पीक ऑफ द कर्व, दिस इज द पीक ऑफ द कर्व, दिस इज द पीक ऑफ द कर्व, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इसके लिए 10 डिग्री पे, और ये आपका 80 डिग्री प्लस 10 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए, और ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में। द पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी possessed by the maximum fraction, this is the maximum fraction of molecules, maximum fraction of molecules, और वही maximum fraction of molecules यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे डेफिनेशन हमेशा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबल व्हाट इज, आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।